नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर हम 28 मार्च को जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। पेपर को मिलान करके बताना कि आपको इस पेपर में से कितने अंक प्राप्त हो सकते हो और 56 में से कितने अंक आपके आएंगे और कितने क्वेश्चन आपकी गलत या सही हुए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि गैर एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। जो स्टूडेंट फर्स्ट वाले इस एम की बूस्ट यूट्यूब चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको आपसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आंसर की हम बात करते हैं, गैर एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स मटर। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जनन प्रक्रिया में सही क्रम को चुनिए। प्रश्न क्या? मानव जनन प्रक्रिया में सही क्रम को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सबसे पहले होगा युग्मक जनन, दूसरा युग्मक संलयन, फिर युग्मनज और लास्ट में भ्रूणीय परिवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में बंध्यकरण की प्रक्रिया है? बंध्यकरण की प्रक्रिया है तो महिलाओं के लिए बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, नलिका उत्छेदन। नलिका उत्छेदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण कौन से वैज्ञानिकों के प्रयोग से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द अल्फ्रेड हार्स व मार्था चेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उम्मीद है 5वें क्वेश्चन में तो किसी भी स्टूडेंट की परेशानी नहीं आई होगी कि डीएनए में ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षारक कौन से नाइट्रोजनी क्षारक से युग्मित होता है? तो आप जानते हो आपके जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो होता है AGCT, जिसमें आपका जो एडेनिन है वो तो बंद बनाता है किसके साथ? थायमिन के साथ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्वानिन बंद बनाता सी के साथ, अर्थात साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब, साइटोसिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर साइटोसिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डार्विन की फ्रिंज उदाहरण है। डार्विन की फ्रिंज उदाहरण है तो ये जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा स, अनुकूली विकिरण। क्या आंसर होगा? अनुकूली विकिरण। इसके पश्चात अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर सही आते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए कि डिप्थीरिया कौन से जीवाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव सेट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? कौन सा सूक्ष्म जीव सेट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द, और इसका ये हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्परजिलस नाइगर्स। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर आपका बायोलॉजी का पेपर है वो काफ़ी ईजी आया है और एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, समुद्री घास। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा गोल्डन राइस में प्रचुर होता है। तो गोल्डन राइस एक GMO प्रोडक्ट है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, समष्टि घनत्व को घटाने वाले प्रक्रमों का सही समूह है। समष्टि घनत्व को घटाने वाले प्रक्रमों का सही समूह है तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? द, मृत्यु दर व उत्प्रवासन। मृत्यु दर और उत्प्रवासन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं क्वेश्चन नंबर 12 में किसी विद्यार्थी की कोई परेशानी हुई होगी कि सम्मिश्र पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, परजीविता, स्पर्धा या परभक्षण या सहोपकारिता। तो आप सब जानते हो और मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर गलत होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहोपकारिता। क्या आंसर हो जाएगा? सहोपकारिता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव निर्मित
पारितंत्र का उदाहरण है। तो मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द जल जीवशाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? द जल जीवशाला। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आहार श्रृंखलाओं के प्राकृतिक अंतर संबंध को कहते हैं, आहार श्रृंखलाओं के प्राकृतिक अंतर संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? आहार जाल। क्या कहते हैं? आहार जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 2002 में ये आयोजन हुआ था। इसके बाद आपका लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट का उदाहरण है, हॉट स्पॉट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते बेटा फिल इन द ब्लैंक के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इनकी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है इसमें कि त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बनाती है आपकी? एक मिनट, इसको थोड़ा सा बात करें। केंद्रीय कोशिका आपके युग्मनज क्या बनाती है? युग्मनज। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, बनाती है। अगला है अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं को संग्रह करने में कौन सहायक होता है? तो जो बालनुमा स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उसको आप? झालर। कौन सहायक होता है? झालर सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे के निर्धारण के लिए F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण करवाया, इसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस इसको कहा जाता है। अगला है डीएनए के 4 युग्मकों के बढ़ने या घटने से उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो बिंदु उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। कौन सा उत्परिवर्तन होता है आपका? बिंदु उत्परिवर्तन होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्धांत कहता है कि सम्मिश्र में अलील अर्थात युग्म विकल्पी आवर्तियां और उनके लोकम विस्तर सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर रहते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में भी आपको बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत। क्या था? हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लैंक है नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा हिस्टोलिका। राइट आंसर क्या लिखोगे आप इसका? अमीबा हिस्टोलिका। राइट आंसर में क्या लिख देंगे हम इसका? अमीबा हिस्टोलिका। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा किण्वित आटे की फूली उभरी शकल ब्लैंक गैस के उत्पादन के कारण होती है, तो आप सभी जानते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? CO2 गैस के कारण ये ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कि आणविक कैंची कहे जाने ब्लैंक एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव है, तो हिंदी में तो इसको बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको आप? प्रतिबंधित एंजाइम। और इंग्लिश में आप बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगला क्वेश्चन है इसके सामने कि जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे कौन सा जीन कहा जाता है? क्राई। क्या कहते हैं उसको? हम क्राई कहते हैं। इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक का लास्ट क्वेश्चन है वो है मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्या नाम था उसका? कैलारियस गैरीपिनस को हमारी नदियों में लाया गया। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चनों की बात की है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हम एक शब्द या एक पंक्ति में उनका आंसर देंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है असंजनन को परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि बिना निषेचन के या बिना युग्मक संलयन के। तो कैसे लिखोगे कि वह प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन, ये जिसको आप बोल सकते हो बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होता है, उसे आप असंजनन कहते हो। अगला, टिंडे में लिंग निर्धारण के प्रकार को बताइए। तो प्रकार कौन सा होता है इसका? ये प्रकार होता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि आरएनए का वह प्रकार लिखिए जो अमीनो अम्ल को लाने व अनुवांशिक कोड पढ़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीआरएनए। क्या हो जाएगा? टीआरएनए ये कार्य करता है। अगला, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट समूह के बीच में उपस्थित बंध को बताइए। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट समूह के बीच उपस्थित बंध को बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोएस्टर बंध। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फॉस्फोएस्टर बंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हेमो इरेक्टस मानव की दिमागी क्षमता लगभग कितनी होती है? तो उसकी जो दिमागी क्षमता होती है हेमो इरेक्टस मानव की, वो लगभग 900 सीसी होती है। कितनी होती है? 900 सीसी होती है। अगला क्वेश्चन है, तुल्य रूपता को लिखिए। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, लगभग विद्यार्थियों ने किया होगा। आप सभी जानते हैं कि तुल्य रूपता को ही हम क्या बोलते हैं? समरूपता। क्या बोलते हैं? समरूपता। तो प्राणी के शरीर के ऐसे अंग, प्राणी के शरीर के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न हो लेकिन कार्य एक समान हो, उसे आप समरूपता या तुल्य रूपता कहते हो। अगला है, सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो सक्रिय प्रतिरक्षा, इसे एक बार नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि बेड बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम। तो इसमें हम जो जीव लेते हैं वो होता है आपका बेकर ईस्ट। क्या नाम होता है? बेकर ईस्ट। और इस बेकर ईस्ट का पूरा नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो बोल सकते हो सेक्रोमाइसिस सेरीविसी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 पे कि सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषा आप 2-3 प्रकार से लिख सकते हो कि शरीर की कोशिका वह प्रतिरक्षा जिसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाती है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके जो छोटे क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और अत्यधिक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। बड़े वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी दिए हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि गुरु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन था कि एक परागकोश की अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए। तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार से कोई परेशानी होगी। अगला है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी को 3 उदाहरण लिखिए। दांत कोशिका अरक्ता, जिसको आप सिकल सेल एनीमिया, क्या बोलते हैं उसको? सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं।
अपूर्ण प्रभावता को दर्शाने वाले प्लेनेट वर्ग चित्र बनाइए। वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। इसके अलावा परकोशी कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराने की एक विधि को समझाइए। फिर पीबीआर 322 का चित्र आ गया। पराजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए और पराजीवी जंतु से होने वाले एक लाभ को लिखिए। और रोगों के प्रारंभिक पहचान में आणविक निदान तकनीक किस प्रकार सहायक को ध्यान देकर समझाइए। स्वस्थानिक संरक्षण को ध्यान देकर समझिए। तो मुझे लगता है इन प्रश्नों में कोई परेशानी हुई होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे उनमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके बाद वाले क्वेश्चन काफी इजी है कि शुक्र जनन को समझाइए। इसके 8वां क्वेश्चन दिया था शुक्राणु के लिए शीश मध्य खंड व पूछ के कार्य बताने थे। इसका अगला क्वेश्चन था आपके डीएनए व आरएनए में 3 अंतर। इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता ये। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कर सकते थे आप कि दोहरे कार्य करने वाला अनुवांशिक कोड डीएनए का वह कोड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता हो, या डीएनए खंड जिस एंजाइम के द्वारा जोड़ता, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम आप यहाँ काम में ले सकते हो। अगला है संभार तंत्र इधर लॉजिस्टिक समृद्धि वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बिल्कुल लिखाया था। इसके अपोजिट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो समष्टि की कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन थे वहाँ पर एड्स वाला क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बताया था, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा। इसके बाद कैंसर की भी मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में बात की थी। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बिल्कुल ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से आपको एग्जैक्टली देखने को मिले होंगे। तो पेपर में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि 56 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं और फ्यूचर में अब आप की आगे क्या प्लानिंग है, आप आगे क्या करना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।